तो साथियों, अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो इस लेक्चर को पूरा देखना। ये इस लेक्चर का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटली पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में क्या सही है, और उसमें कुछ ऑप्शन था। तो इसका आंसर हो जाएगा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा गति और मध्यमा जो है प्रेरित धारा दर्शाती है। ये आप लोग याद रखना, जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा दर्शाती है और अंगूठा गति है। इसका तथ्य हम लोग देख लेते हैं। इसका उपयोग विद्युत जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में होता है। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो हम लोग विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर में बल की दिशा बताता है। यह नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर पूरी तरह से आधारित है और इसका प्रतिपादन किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 19वीं सदी के अंत में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस मिश्रण को साधारण फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता। तो किसे नहीं छाना जा सकता है? शुद्ध विलयन और कोलाइड को, दोनों को नहीं छान सकते हम लोग साधारण फिल्टर पेपर से। शुद्ध विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे आकार के होते हैं और कोलाइड के कण 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच पाए जाते हैं। निलंबन के कण बड़े होने के कारण फिल्टर पर रुक जाते हैं। दूध और रक्त कोलाइड विलयन के बहुत ही सामान्य और प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि निलंबन के कण बड़े होने के कारण फिल्टर पर रुक जाते हैं, यानी कि उसे हम लोग छान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बायोलॉजी से कि मानव शरीर में वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। और आप लोग याद रखना कि न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन हम लोग का मस्तिष्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन मुख्य रूप से होते हैं। यह रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है और अपशिष्ट निकालता है। नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल और ग्लैमेरुलस जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। चौथा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन, और इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप लोग याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन और संचय होता है। अवायवीय श्वसन मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए भी मौजूद होता है। ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि दो गतिमान वस्तुओं का वेग समान हो तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो ऑब्वियसली जो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु है उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का भौतिक सूत्र काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। वेग स्थिर होने पर गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है और हल्की वस्तु को रोकने के लिए सदैव कम बल की आवश्यकता होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जूल होता है। ये आप लोग याद रखना। ये वाला जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ये आप लोग याद रखना। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, ये भी आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ मिसाइल कौन सी है। तो ये मिसाइल है नाग। यह एक बेहद उन्नत स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। नाग को यह दुश्मन के भारी वक्तवर टैंकों को आसानी से भेदने में सक्षम है। इसका हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला उन्नत संस्करण हेलिना कहलाता है। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को कौन सबसे तेजी से बढ़ाता है।
तो धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ाता है आर्द्र वायु, लवण और अम्ल की उपस्थिति। नमी और ऑक्सीजन धातु की सतह पर तीव्र विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। समुद्री जल जैसे लवण इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कर जंग की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है और गैल्वेनाइजेशन द्वारा धातुओं को जंग से बचाया जा सकता है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि धातुओं पर जिंक की परत को चढ़ा दिया जाता है, जिससे जो धातु है उसमें जंग लगने से बच जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। 8वां क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है। तो ये बनता है उदासीन लवण और जल। इस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले विलयन का मान pH मान 7 होता है। यह विलयन नीले या लाल या नीले लटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके बहुत ही सामान्य उदाहरण है। इस अभिक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि देखो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे लवण बन जाता है और जल बनता है तथा ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। 9वां क्वेश्चन है आपके प्रकाश चैप्टर से कि किसी प्रकाशिक उपकरण का 3 गुना आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो देखो ये यहाँ पे बोल रहा है प्रकाशिक उपकरण का 3 गुना आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता है कि -v/u होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 गुना आवर्धित है, तो ऊपर में 3 और नीचे में हो जाएगा 1, तो इससे आ जाएगा धनात्मक मान 3। सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन नियम हमेशा धनात्मक होता है, सही बात है। उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा ऋणात्मक माना जाता है, सही है। दर्पण के मुख्य फोकस से आवर्धन सूत्र m -v/u होता है, सही है। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये हो गया। 10वां क्वेश्चन है कि एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है। एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी कहलाता है रेखीय वेग, यानी कि लीनियर वेलोसिटी। वेग एक महत्वपूर्ण सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा निश्चित होती है। भौतिकी विज्ञान में इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग में परिवर्तन की दर को भौतिकी में त्वरण कहा जाता है। केवल चाल में दिशा जोड़ने पर वह वेग परिवर्तित हो जाती है वेग में। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। ये भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा नीली लौ के साथ क्यों जलते हैं। क्योंकि उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन होता है, और जिस भी चीज का पूर्ण दहन होगा यानी कि वो पूरा अच्छा से जलेगा, तो उसका जो लौ है वो नीला रहेगा। ये आप लोग याद रखना। मीथेन और एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सबसे प्रमुख उदाहरण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा अधिक होने से हमेशा अधूरा दहन होता है। अधूरे दहन के कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत पीली और काली लौ देते हैं। हमारे घरों में उपयोग होने वाली LPG में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उपकला ऊतक अन्य ऊतकों से किस परत द्वारा अलग होते हैं। जो होता है आधारीय झिल्ली द्वारा, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा। यह एक बहुत पतली, लचीली और अकोशिकीय प्रोटीन की परत होती है। यह उपकला ऊतक के नीचे के संयोजी ऊतक से बहुत मजबूत होती है। देखो ये जो उपकला ऊतक है, इससे बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आप लोग याद रखना। ये हम लोग के शरीर के सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। यह ऊतकों को संरचनात्मक सहारा और आवश्यक पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। उपकला ऊतक मुख्य रूप से शरीर के बाहरी त्वचा और अंगों की परत बनाती है। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टिश्यू है, तो ये आप लोग याद रखना।
प्रश्न संख्या 13 है कि उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की परिपक्व कोशिकाओं को जीव विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कॉन्ड्रियोसाइटिस के नाम से। यह विशेष कोशिकाएं को उपास्थि के मैट्रिक्स के भीतर विशेष गुहाओं में स्थित होती है। उपास्थि शरीर में हड्डियों के जोड़ों और कान नाक जैसे लचीले अंगों में मिलती है। हड्डियों की परिपक्व कोशिकाओं को विज्ञान में ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। कॉन्ड्रियोसाइट्स मानव शरीर में बहुत अधिक लचीलापन और शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ये है उपास्थि कार्टिलेज, याद रखना। प्रश्न संख्या 14 है कि पृथ्वी पर होने वाले जल चक्र का सही प्राकृतिक क्रम क्या है? तो ये पहले वाष्पन होता है, संघनन होता है, फिर वर्षा होता है। तो ये आप लोग याद रखें। सूर्य की तेज गर्मी से जल वाष्प बनकर वायुमंडल में ऊपर उठता है। सबसे पहले क्या होता है कि जल वाष्प ऊपर की वायुमंडल में जाता है। ऊपर जाकर बहुत ठंडी हवा में वाष्प संघनित होकर भारी बादल बनाती है। जब वाष्प ऊपर जाता है वायुमंडल में तो फिर संघनित होकर भारी बादल बनाता है और भारी होने पर संघनित जल बारिश या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। यह पूरा चक्र पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ताजे पानी का संतुलन बनाता है। तो ये आप लोग याद रखना। पहले वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर संघनित होता है, फिर वर्षा होता है। प्रश्न संख्या 15 है कि किसी अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी अज्ञात तत्व है, कुछ भी है, उसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तत्व का परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, इन्हीं दोनों को जोड़कर हम लोग बोलते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी इसका सूत्र होता है A बराबर Z प्लस N। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग नगण्य होने के कारण इसे द्रव्यमान में नहीं जोड़ा जाता है। समस्थानिकों में प्रोटॉन हमेशा समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, समस्थानिक और समभारिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाजार में मिलने वाले चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो क्यों भरी जाती है देखते हैं हम लोग। क्योंकि ऑक्सीजन हटाकर वसा को पूरी तरह ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। जो बाजार में मिलने वाला पैकेट है चिप्स, ये सब का कुरकुरे, ये सब के पैकेट में से ऑक्सीजन गैस को पूरा तरह से हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है क्योंकि वो ऑक्सीकृत ना हो पाए। नाइट्रोजन एक बहुत ही अक्रिय गैस है जो हम आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। यह गैस चिप्स को लंबे समय तक कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाए रखने में मदद करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी तले हुए खाद्य पदार्थ बहुत खराब गंध देने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में खाद्य परिसंचरण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, 220 वोल्ट पर 1000 वाट शक्ति वाले उपकरण को 110 वोल्ट पर चलाने पर क्या होगा? तो उपकरण की कुल शक्ति 250 वाट रह जाएगी। क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। ये आप लोग याद रखना। विद्युत उपकरण का प्रतिरोध R वोल्टेज बदलने पर भी हमेशा स्थिर रहता है। विद्युत शक्ति हमेशा वोल्टेज के वर्ग के सीधे समानुपाती के रूप में होता है, यानी कि सूत्र P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज को आधा करने पर कुल शक्ति हमेशा 1/4 हो जाती है। इस प्रकार 1000 वाट ठीक 1/4 भाग करने पर 250 वाट होता है। यदि ध्वनि तरंग का चाल 250 मीटर पर सेकंड और तरंग दैर्घ्य 0.5 मीटर है तो आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति हो जाएगा इसका 500 हर्ट्ज। क्योंकि तरंग की चाल v और आवृत्ति f और तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा में भौतिक संबंध है, v इज इक्वल टू f इंटू लैम्ब्डा। आवृत्ति f निकालने के लिए हमेशा चाल में तरंग दैर्घ्य को भाग देते हैं। 150 को
0.5 से भाग देने पर ठीक 500 हर्ट्ज प्राप्त होता है। मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरह भी सुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? यह कि रासायनिक कीटनाशकों को बहुत कम उपयोग और जैविक खेती को अपनाना। जैव आवर्धन से खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर बैठे जीवों में जहर की सांद्रता बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जीवों में जहर की सांद्रता बढ़ती जाती है। डीडीटी जैसे खतरनाक रसायन नष्ट नहीं होते और शरीर की वसा में जमा होते हैं। जैविक खेती में पूरी तरह से प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल खाद का ही उपयोग होता है। इससे हमारी मिट्टी, जल और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण से आसानी से बचाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश ने फिर से पहला स्थान प्राप्त किया? तो हमेशा लगातार 9वीं बार प्राप्त करने वाला देश है फिनलैंड। यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। फिनलैंड लगातार कई वर्षों से इस प्रसिद्ध वैश्विक सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है। यह रैंकिंग मुख्य रूप से जीवन प्रत्याशा, देश की जीडीपी और सामाजिक सहयोग पर आधारित होती है। नॉर्डिक देश जैसे कि डेनमार्क, आइसलैंड अक्सर इस सूची में हमेशा शीर्ष पे रहते हैं। तो देखो, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, ये सब, नॉर्वे, ये सब हमेशा शीर्ष पे रहते हैं। आप लोग याद रखना। तो हम लोग का ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया इस लेक्चर में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।